क्या सोचते हैं? राजनीति क्या हो रही है, सब बदले की कार्रवाई के तहत काम हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लालू जी को परेशान किया जा रहा है। सरकारें वोट दे के चुनी जाती हैं। बड़ी आशा होती है एक वोटर को जब वो बटन दबाता है। आज की डेट में आज के हालात ऐसे हैं कि आप वोट किसी को दीजिए, सरकार किसी की बनी। इन्हें राम राज से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ राज करने से मतलब है। जो लोग अपनी पगड़ी उतारने की बात करते थे, आज वो लोग सत्ता मिलते ही पगड़ी पहन के उप मुख्यमंत्री बन के नीतीश कुमार जी का चरण छू। चिराग पासवान जी जो दिन रात नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते, पर्सनल लेवल पे करते थे, आज उनका पैर छू रहे हैं। कोई ईमान धर्म है जी इन लोगों का? जिसकी बात एक नहीं है उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल कर कर अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूं और हमारे साथ अबुल फरोज शाज़ली युवा नेता हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से उथल पुथल चल रहा है और जिस तरह से जो नीतीश कुमार राजद को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। और जिस तरह से देखिए कि लालू यादव को पहले ईडी और सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, फिर तेजस्वी यादव को, और आज हेमंत सोरेन के यहाँ जो है छापा पड़ा है। इसको लेकर के क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आज की राजनीति को लेकर के आप? राजनीति क्या हो रही है, सब बदले की कार्रवाई के तहत काम हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लालू जी को परेशान किया जा रहा है, हेमंत जी को परेशान किया जा रहा है। ये तो खुला खुला मतलब जमहूरियत का और लोकतंत्र का जो है समझ लीजिए एक तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो आदमी, आप भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है? हम किस चीज़ को भ्रष्टाचार कहेंगे, किस चीज़ को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? हम तो ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जब चुनाव होता है तो वहाँ के मुखिया जितने लोग होते हैं या वार्ड सदस्य जो होते हैं या जो भी छोटी सी इकाई की हम बात करते हैं, क्या हम कहें कि पूरे देश में जितने भी जो भी नवनिर्वाचित जो भी हैं, चाहे वो मुखिया हों, वार्ड सदस्य हों, एमएलए हों, एमपी हों, क्या उनके जो है पर्सनल एसेट का जो है आकलन करे सरकार? सब पता चल जाएगा। सिर्फ लालू ही जी भ्रष्ट हैं, सिर्फ हेमंत जी ही भ्रष्ट हैं। ये तो ये कह लीजिए कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो भ्रष्ट है, जो इनके हाँ में हाँ मिला रहा है वो भ्रष्ट नहीं है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ईडी सीबीआई का खेल अलग चल रहा है, ऊपर से भी जो है बीजेपी के साथ जब से गए हैं उनका भी सुर बदल गया है, और अभी की राजनीति हालात पर क्या सोचना है? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो गवर्नेंस था उसकी हम लोग कल भी तारीफ़ करते थे, आज भी तारीफ़ करते हैं, मगर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हमारे यहाँ सरकारें वोट दे के चुनी जाती हैं। बड़ी आशा होती है एक वोटर को जब वो बटन दबाता है। आज की डेट में आज के हालात ऐसे हैं कि आप वोट किसी को दीजिए, सरकार किसी की बनेगी। चंडीगढ़ में अभी आपने देखा मेयर का चुनाव हुआ, वो चुनाव को आप क्या समझते हैं? 8 के 8 वोट जो कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते वो इनवैलिड करार दे दिए गए। तो ये सब तो एक ड्रामा है। और सबसे बुरी बात ये है कि हमारे देश की जनता को सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति दिखाई जा रही है। वही चीज़ें पोलराइजेशन की हद तक इम्कान कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं लोग उन सब चीज़ों में उलझ के इन मुद्दों से लोगों को कोई मतलब नहीं रहा। पब्लिक जनता की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ये दुख की बात है। जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का जो नींव रखे, उसके बाद यहाँ से भाग करके एनडीए में शामिल हो गए, तो अब क्या लगता है राजद सहित से जो इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा? देखिए, हम लोग लालू यादव जी की राजनीति को अच्छा मानते हैं, और जो कोई भी सबको लेकर चलेगा, समाज के निचले व्यक्ति को लेकर चलेगा, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को लेकर चलेगा, हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, हम लोग चाहेंगे कि उसकी सरकार बने। और इस देश में बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है। मैं समझता हूं कि नीतीश जी बिहार नहीं है। लोग ये गलतफहमी में ना रहें कि नीतीश जी पूरे 14 करोड़ बिहारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिहार अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक स्टेट है, और राजनीति में भी बिहार का एक बहुत अहम योगदान है। बिहार ने हमेशा लोगों को चौंकाया है। आज आप देखिए कि अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं श्री सम्राट चौधरी जी, क्या कहते थे कि मैं ये पगड़ी तब उतारूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा। क्या लेवल है इन लोगों का, क्या स्टेटस है, क्या मेयार है इन लोगों का, क्या इनकी भाषा? इनके मुंह में जो ये लोग नारा लगाते थे कि जो है
एक तो भगवान श्री राम को ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं देश की जनता से और ख़ास तौर से बिहार की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्हें राम राज से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ राज करने से मतलब है। जो लोग अपनी पगड़ी उतारने की बात करते थे, आज वो लोग सत्ता मिलते ही पगड़ी पहन के उप मुख्यमंत्री बन के नीतीश कुमार जी का चरण छू रहे हैं। कल तक रामविलास पासवान जी के सुपुत्र ये चिराग पासवान जी जो दिन रात नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते, पर्सनल लेवल पे करते थे, आज उनका पैर छू रहे हैं। कोई ईमान धर्म है जी इन लोगों का? जिसकी बात एक नहीं है उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल कर कर अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। गरीब गरीब होता चला जा रहा है। मजदूर आए दिन जाके देखिए बिहार से जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती हैं उनका क्या हाल है। जानवरों की तरह ठूस ठूस कर, जहाँ 72 आदमी के बैठने की जगह वहाँ 172 आदमी एक डिब्बा में बैठता है। यहीं से थोड़ी दूर चली जाइए आप, सदर अस्पताल है। मैं तो कहता हूँ इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद अपना कैमरा लेके जाइए, कोई पूछने वाला है उन लोगों को? जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच में जो है खाई पैदा करते हैं, 1 यूनिट ब्लड मांग लीजिएगा ना तो अपने घर से 10 दिन नहीं निकलेंगे। ये हाल है। गरीब की कौन सुन रहा है? गरीब को तो जो है बस एक तरह से जो है बहुत अच्छा है, कोई सवाल ही नहीं करेगा। ऐसा माहौल पैदा कर दो कि अमृत काल चल रहा है। क्या अमृत? कौन अमृत? जाके अमृत बांटिए मेडिकल में। जो वेंटिलेटर पर बैठा हुआ है उठ के खड़ा हो जाएगा। ये अमृत काल चल रहा है। इस तरह के सुहाने अच्छे अच्छे जो वाक्य और शब्द लोगों के जहन में जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, ताकि लोग सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें, लोग गुलामी स्वीकार कर लें। कह रहे थे कि जब हम इसलिए गठबंधन छोड़े क्योंकि वहाँ पर जो है गुंडा राज हो गया था, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। क्या गुंडा राज होगा? कोई गुंडा राज नहीं होता। ये सब तो कहने की बात है। देखिए इतना बेवकूफ़ नहीं है बिहार के लोग। बिहार का एक मामूली से मामूली आदमी भी इस चीज़ को समझता है। वो मजबूर है, उसके पास रोटी खाने के लिए, कमाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई समझ नहीं है। मैं तो कहता हूँ, अभी प्रशांत किशोर जी ने एक डाटा दिया कि 1200 परिवार के लोग ही जब से देश आज़ाद हुआ है वही एमएलए बन रहे हैं, वही एमपी बन रहे हैं। परिवारवाद लालू जी का, सम्राट चौधरी के बाप का नाम क्या है? बाप मुझे बताइए, सम्राट चौधरी जी के बाप का नाम क्या है? वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री बना हुआ है, परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का बेटा पोता दोनों मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं है। प्रमोद महाजन की बेटी राजनीति में नहीं है क्या? कहाँ नहीं है परिवारवाद? आप मुझे बताइए ना कोई एक। अब इस खगड़िया में चले जाइए, चौधरी महबूब अली कैसर जो कि एनडीए के थे, उनका बेटा एमएलए नहीं है क्या? कहाँ से? गरीब आदमी के पास खाने पीने के लिए 1-2 कमरे का घर बना ले, अपनी बेटी की शादी कर ले, यही उसका सबसे बड़ा सपना है। और सरकार कहती है कि अमृतकाल चल रहा है। सब बड़ी विडम्बना है। लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, मुगल की ये बात करते, बाबर को वोट दे के लाए थे। बाबर को वोट दिया था, बाबर 2/3 बहुमत से जीत के भारत में आए थे। बाबर को लाने वाला मुसलमान नहीं था। और बाबर ही की बात क्यों करते हैं? उससे बाबर से पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, उसके बाद मुग़ल आए हैं। सिर्फ मुग़लों की बात। और मुग़ल की, जब मुग़ल सम्राट यहाँ पर थे, अच्छा हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं को नहीं मारा क्या? हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं का कत्ल नहीं किया क्या? हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं का खून नहीं बहाया क्या? मगर सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे मुस्लिम राजा और हिंदू राजाओं के बीच युद्ध जो हुआ उसकी बात करेंगे। मुग़लों के शाहजहाँ के दरबार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण जो है ऊंचे पदों पे थे। उस समय वो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग पद पे रहे। अकबर के राज में टोडरमल थे, बीरबल थे, राजा मान सिंह थे। ये लोग कौन थे भाई? संधियाँ करी सबने मुग़लों के साथ। मुग़लों से इन लोगों ने समझौता किया है अपना राजपाट चलाने के लिए। आज कहते हैं कि जो है मुग़ल। अच्छा ये बताइए कि राजतंत्र का मुकाबला लोकतंत्र से क्यों होगा? पहले जो राजतंत्र में लोग जंग जीत के अपना राज स्थापित करते थे, बादशाह की ज़बान ही संविधान हुआ करती थी। मगर सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास हर आदमी पीएम बनने का हकदार है, एक रिक्शे वाला भी प्रधानमंत्री बनने का हकदार है। एक जो है गरीब आदमी जूता सीने वाले की भी वही इज्जत होनी चाहिए जो टाटा बिरला की इज्जत होनी चाहिए। मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी के। अभी मैं एक इंटरव्यू और देख रहा था इनका, मुझे पता नहीं वो सही है या गलत है, मगर सम्राट चौधरी जी का, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी सब क्या है भाई? आदमी को आदमी में बांटने का और इस तरह की बात करना। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का हर इंसान, बल्कि पूरी दुनिया का हर इंसान श्रेष्ठ है।
हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन छूत है, कौन अछूत है, कौन ऊपरी दर्जे का है? हम कौन होते हैं ये कहने वाले? तो बीजेपी जो है, और मैं बीजेपी कही है, और बीजेपी आरएसएस का ये पुराना ये रहा है कि वो लोगों को भ्रमित करती है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करते, हर वो मुद्दा उठा के लाते। क्यों नहीं कहते कि हमारे जो बहुत से लोग क्यों नहीं कहते कि हम अकबर के दरबार में मंत्री थे, हम शाहजहाँ के दरबार में मंत्री थे, औरंगज़ेब ने मस्जिद बनवाई तो औरंगज़ेब ने मंदिर भी बनवाए। औरंगज़ेब ने कितने मंदिर बनवाए, उन सब का उल्लेख है, जाके पता कीजिए। और आप ये बताइए, एक बात और कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जितना सम्मान और महिलाओं के और लोगों का जो था वो इनके मुग़ल शासन में था, ठीक है, मगर क्या किसी मुग़ल शासन ने किसी महिला के स्तन पर टैक्स लिया? क्या किसी महिला के स्तन पर मुग़ल शासन ने टैक्स लिया? मगर आप जाएंगे तो आपको एक राजा साउथ इंडिया में मिलेंगे, मार्कंड वर्मा। उन्होंने महिलाओं के स्तन पर उन्होंने टैक्स लगाया था, और जिस टैक्स से आज़ादी टीपू सुल्तान ने दिलाई थी। तो इस वक्त जो है सिर्फ वही पुराने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों को बहकाया फुसलाया जाता है, और हम लोगों को बहका फुसला के आपस में लड़ा के, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। ये बताइए कि तेजस्वी का भविष्य अब आगे क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। लोग कोऑपरेट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी है उनके अंदर? तेजस्वी यादव जी के अंदर क्या कमी है? रेवोल्यूशन ला दिया उन्होंने। पिछले 17 महीने में कितनी नौकरियां दी हैं, कितने घरों को बसा दिया उन्होंने। मैं तो अपने गांव में जानता हूं ऐसे 10 लोगों को जिनके घर में खुशहाली आ गई। तो बिहार का तो बात ही छोड़िए, बिहार में कितने लोगों का उन्होंने जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 17 महीने में किया है उनकी पार्टी ने। और जंगल राज, ये जंगल राज वंगल राज सिर्फ जो है ये सब बहकाने की बातें हैं। इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ये नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर अगली बार 2025 में फुल फ्लेज तेजस्वी जी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार चलाने के लिए डेवलपमेंट, विकास जो होता है, विकास के 2 भाग होते हैं। एक भाग वो होता है कि अच्छी सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने, लोगों को नौकरियां मिले। दूसरी बात, समाज में आपस में गठजोड़ हो, समाज में मोहब्बत हो, समाज में आपसी भाईचारा हो। बगैर आपसी भाईचारे के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदू और मुसलमान इस देश की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर किसी एक को भी पंक्चर कर दिया गया तो देश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, हम दिन ब दिन पीछे चले जाएंगे। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनसे बात करने के बाद यही पता चला है कि जो लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के, वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं और 2 भाइयों को लड़ाने का काम करते हैं। वहीं जब बात आई तेजस्वी की तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव है उनका भविष्य आगे अच्छा होगा और आने वाले चुनाव में वो फुल फ्लेज से जीतेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।